प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना और उसी सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो बिहार पुलिस का जो सबसे लाटेस्ट एग्जाम 2024 में हुआ है, उन सभी पेपर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बिहार पुलिस में जो 2024 तक जितने भी पेपर हुआ है वो सभी पेपर का एक शानदार कलेक्शन लेकर आया ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन, जो कि 2010 से लेकर 2024 का लाटेस्ट एग्जाम हुआ है, सभी पेपर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग जो कि 7 अगस्त 2024 में 5 पेपर में एग्जाम हुआ था उसका पेपर 3 का सोल्यूशन करेंगे और पेपर 1, 2 का सोल्यूशन करवा चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो संवेग पूछा है, तो संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो आप जानेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बना लेंगे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है ना। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है ना। इसको संवेग को P से डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को M से है ना, मास, और वेग को V से। ठीक है, अब क्या बोला कि द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है, यानी कि 4M कर दीजिए। ठीक है, और वेग क्या बोला, आधा हो जाता है, हाफ V कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 से यहाँ 4 कटेगा 2 बार में। अब कितना बच गया, 2MV है ना। तो अब जो बच गया कितना बचा, 2MV। ठीक है, और पहले कितना था MV और अब हो गया 2MV, यानी कि 2 गुना हो गया। संवेग क्या हो गया, 2 गुना हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको चीज़ें क्या जानना है, जैसे संवेग यहाँ दिया है, संवेग है ना, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, संवेग का एसआई मात्रक, संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, P बराबर क्या होगा MV। तो एसआई मात्रक क्या होगा, मास का यहाँ क्या है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है kg। ठीक है, और वेग का क्या होता है एसआई मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि संवेग का एसआई मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये संवेग का एसआई मात्रक आपको याद रखना है। और यहाँ से दोनों का एसआई मात्रक आपको मालूम है, द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला याद रखना है, हाफ MV स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वेग को अगर 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ MV 2 गुना, यानी कि 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर ये होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ M 2V का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4V स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना, हाफ MV स्क्वायर, और ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, अगर पूछे तो ये फॉर्मूला याद रखना है। संवेग ये क्या है, गतिज ऊर्जा है ना, वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। जैसे कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे M की जगह रखेंगे तो ठीक है, ये V स्क्वायर था इसलिए 4 गुना हो गया था। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बने लगेंगे। तो यहाँ 2 चीज़ें आपको याद रखना है, क्या क्या, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ MV स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये पेपर 5 पेपर में एग्जाम हुआ था, तो ये पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और पेपर 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ऐसे लगभग 5 से 10 प्रश्न हैं जो कि क्वेश्चन सेम पूछ लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है, राज्यसभा, राज्य के लिए सभा, यही गलत है क्योंकि इसका समास विग्रह क्या होगा मालूम, राज्यसभा का समास विग्रह होता है राजा की सभा, न कि राज्य के लिए सभा। राजा की सभा होता है, राज्यसभा मतलब राजा की सभा होता है। ठीक है, अब ये गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये सही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर A ही हो गया। ठीक है, जैसे ऋण मुक्त, इसका सही है ऋण से मुक्त, सेना नायक मतलब सेना का नायक, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा, गलत पूछा था, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है J.E. पुरकिंजे। J.E. पुरकिंजे ने
कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य किसने कहा था? तो पुरकेंजे ने कहा था। ठीक है, देखिए कोशिका चैप्टर से ने काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, वहाँ भी कोशिका से कई शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार आता है। तो यहाँ इस चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं, जीव द्रव्य का नाम दिया था पुरकेंजे ने, लेकिन अगर पूछे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? तो डू जार्डिन ने किया था, डू जार्डिन। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य की खोज पूछे तो डू जार्डिन ने किया था और नामकरण किया था पुरकेंजे ने। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कब? 1665 में किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रेलवे टेक्नीशियन का भी जो एग्जाम हुआ लेटेस्ट, उसमें पूछा गया था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? तो 1665 में किया था। ये भी याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक यहाँ है, रॉबर्ट हुक जैसा ही 3 नाम है जो कि आपको कन्फ्यूजन करता है, तो इसलिए तीनों को हमेशा एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे रॉबर्ट हुक है यहाँ रॉबर्ट ब्राउन है, यहाँ रॉबर्ट कोच है। तो ये क्या किया था? रॉबर्ट हुक हो गया कोशिका की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो कोशिका के केंद्रक की खोज किया था 1831 में। ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये सब कतई झर प्रश्न सभी नोट करते जाना है, जो कि आपको मेरिट लिस्ट बनाने में बेहतर ये साबित होगा और आप निश्चित रूप से सक्सेस होइएगा जब इस तरह से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है ये किया था केंद्रक की खोज 1831 में, और रॉबर्ट कोच क्या है? तो ये टीबी बैक्टीरिया की खोज किया था ना, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है, तीनों नाम का आपको स्पष्ट जानकारी हो गया। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के केंद्र की खोज, और रॉबर्ट कोच टीबी के बैक्टीरिया की खोज किया था। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे कि 1855 में पहली बार किसने बताया कि नई कोशिकाओं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है ना? मेन इसकी चीज़ें क्या है? जो नई कोशिकाएं जो भी बनती है पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये किसने बताया? तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ये आपको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो याद रखना है इसको, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, अच्छा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा है ना? माइकोप्लाज्मा है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। लेकिन यही मानव शरीर में पूछे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होती है अंड कोशिका है ना, ओवम, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, अच्छा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका होगी। ठीक है, तो इतने सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, इससे बार प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो क्या किस लिए? तो टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का? तो F7 का प्रयोग किया जाता है ना। टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलने के लिए, लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा किसी चयनित यानी सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर समझिए, किसी सेलेक्टेड फाइल यानी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए अनुमति के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो F2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर या तो लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो F3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा सक्रिय विंडो को बंद करना है तो उस किसका प्रयोग करते हैं? F4 का प्रयोग करते हैं। एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। अब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और ये सब क्वेश्चन कहाँ से आया? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। CPU को फुल फॉर्म पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
कुछ फुल फॉर्म है यानी कि शॉर्टकट है जो कि निश्चित रूप से कंप्यूटर के एग्जाम में 1-2 प्रश्न आता है, तो आपको याद रखना है। यूएसबी का फुल फॉर्म, ये अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ये यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है, याद रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म पूछे तो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। लेन का फुल फॉर्म पूछे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और वेन का पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और मेन का पूछे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था शाक्ले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, शाक्ले ने किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, ठीक है। अब देखिए आविष्कार से यहाँ का प्रश्न आया है। अब सबसे लाटेस्ट एग्जाम जो आपका 2024 में उसमें पूछा गया था, आपको आविष्कार से जो चैप्टर है उसको आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यंत्र और उसका आविष्कारक कौन कौन सा है, ये सभी आपको एक्सपेक्टेड प्रश्नों में याद रखना है, ठीक है। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो लेंचेस्टर ने किया था। डिस्क ब्रेक लेंचेस्टर ने किया था। सेफ्टी पिन का वाल्टर हंट ने किया था। सेफ्टी पिन का आविष्कार वाल्टर हंट ने किया था। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। एम्पियर यानी कि विद्युत धारा मापने की इकाई क्या होता है? एम्पियर कहलाता है, ठीक है। लिफ्ट यांत्रिक का प्रयोग आविष्कार एलिसा ओटिस ने किया था। लिफ्ट यांत्रिक का आविष्कार एलिसा ओटिस ने किया था। स्कूटर का आविष्कार ब्रॉड शॉ ने किया था। स्कूटर का, इसको याद ऐसे रख लेना है कि स्कूटर से ब्रेड लाने गए, ठीक है, स्कूटर से ब्रेड लाने गए। स्कूटर का आविष्कार ब्रेड शॉ ने किया था। बाइसिकल का आविष्कार मैक मिलन यानी कि साइकिल से मिलने गए, है ना, मैक मिलन साइकिल से मिलने गए। साइकिल बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? तो मैक मिलन ने किया था। कताई मशीन का सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। कताई मशीन का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। डायनेमो का माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। लाउड स्पीकर का आविष्कार पूछे तो होरेस शॉर्ट ने किया था। लाउड स्पीकर का होरेस शॉर्ट ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, है ना, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। इतने यहाँ पर याद रखना है। आप चैनल पर बने रहे, आपको सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब 1857 के विद्रोह का नेता और कहाँ से ये नेतृत्व किया था ये आपको बताना है। जैसे नाना साहब है, रानी लक्ष्मीबाई है, और बहादुर शाह जफर और मौलवी अहमदुल्ला है, ठीक है। तो नाना साहब कहाँ से किया था? तो ये तो कानपुर से किए थे, है ना। तो एक का 1 हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे, और रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से ही किए थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व किए थे? झांसी से किए थे। और बहादुर शाह जफर ये कहाँ से किए थे? दिल्ली से, है ना। बहादुर शाह जफर या तो बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है, ये मुगल अंतिम मुगल बादशाह, ये शासक यही था, है ना। बहादुर शाह जफर ये दिल्ली से नेतृत्व किया था। और मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ? फैजाबाद से नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए 1857 की क्रांति में कौन कहाँ से नेतृत्व किया, ये निश्चित रूप से गारंटी के साथ हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का कोई भी एग्जाम लीजिए, बीपीएससी में देखिए उठाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में पूछा गया, बिहार पुलिस, बिहार सब में पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए कौन कहाँ से नेतृत्व किया ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये तो आपको चारों बता दिए। अब यहाँ पर आप पूछिएगा कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। लखनऊ से पूछे तो बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। पीछे भी ये बताए थे आपको, फिर बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से भी पूछे तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से पूछे तो कुंवर सिंह, ठीक है। फतेहपुर से किसने किया था? अजी मुल्ला ने किया था। फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो अजी मुल्ला ने किया था, ठीक है। याद रखना, फतेहपुर से अजी मुल्ला ने नेतृत्व किया था। एक प्रश्न यहाँ से याद रखना आपको, क्या 1857 का विद्रोह ये शुरू कहाँ से हुआ था मालूम? तो ये 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह के रूप में ये शुरू हुआ था, ठीक है, 10 मई 1857 को। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 1857 के विद्रोह जब छिड़ा, ये 29 मार्च 1857 को ये पहला विद्रोह कहाँ हुआ शुरू? 29 मार्च अगर डेट दे दे 29 मार्च 1857 को, तो ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। और किसने? मंगल पांडे ने ये शुरू किया था, ठीक है। मंगल पांडे ने ही पहली गोली चलाई थी। और मंगल पांडे से पूछा जाएगा कि 29 मार्च 1857 को पहली गोली जब ये चलाई थी किसको पहले गोली मारा था? तो मेजर सार्जेंट ह्यूसन को मारा था। किसको? तो ह्यूसन को याद रखना है, मेजर सार्जेंट ह्यूसन को ये गोली मारा था
मंगल पांडे, ठीक है। और मंगल पांडे ने गोली मारा और मंगल पांडे को उसी दिन फांसी की सज़ा भी इनको मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, बारदौली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदौली में पूछा है, तो बारदौली से रिलेटेड आपको मालूम है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं से रिलेट करके याद रखना है, बारदौली में 1928 में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये कब 1928 में हुआ था। 1928 से और एक चीज़ याद रखना, क्या साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, किसान आंदोलन की बात करें तो बिहार में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, जिसने अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से और क्वेश्चन कौन सा आता है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। कहाँ? तो ये नाडियाद में हुआ था। नाडियाद कहाँ है? तो गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल ही थे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आंसर होगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क में पूछे तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इतने सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। चित्तरंजन दास से क्या याद रखना है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में, ठीक। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू ही है। और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। और 1929 का लाहौर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अम्बेडकर से कई प्रश्न आपको बता चुके हैं पहले, है, जो कि ये क्या है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्त किया जाता है। विश्व बैंक की बात करें तो अच्छा, पहले एक चीज़ ये जानिए कि देखिए ये प्रति व्यक्ति आधार पर व्यक्त किया जाता है। इसी टाइप का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था मालूम? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए मानव विकास सूचकांक किस आधार पर तैयार किया जाता है? याद रखना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। बात करते हैं विश्व बैंक का। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था, ठीक है। और विश्व बैंक और IMF है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों साथ में याद रखना है आपको। कैसे? देखिए, ये दोनों का साथ साथ ही हुआ, यानी कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, IMF की स्थापना भी 1944 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये आता है कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था? तो विश्व बैंक और IMF ये दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है? तो याद रखना, विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है ना, जो कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, ठीक है, ये याद रखना। और विश्व बैंक का करंट अफेयर में याद रखना क्या? विश्व बैंक का वर्तमान 2025 में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय पाल सिंह वंगा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथ का क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? 3πr² होता है। तो 3π का मान 22/7 और r² का मान कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर। तो 14 r² यानी 14 गुना 14, 7 से इसको काटिए, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको गुना कैसे कर देना है? तो 22 तिया 66, 66 दूनी कितना हो जाएगा? 132, ठीक। और गुना 14 कर दीजिए, तो 14 दूनी 28 के 8 हो गया, बाकी 2, 4 42 और 2 44, बाकी 4, 14 के 14 4 18, यानी कि 18 48 का ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे कि ये अर्धगोलाकार, ठीक है, तो गोले का अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या निकालिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर निकाल देना है। ठीक, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 5x² + 3x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं मालूम, मूलों की प्रकृति जैसे कि इसको निकालते हैं फॉर्मूला b² - 4ac। अगर इसका मान 0 से अधिक है, 0 से अधिक है तो ये क्या होगा, असमान और वास्तविक होगा। ठीक है, और b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर है तो ये इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये समान होगा। ठीक है, और यही 0 से अगर कम होगा, इसका मान 0 से कम होगा तो ये काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो b² - 4ac निकालते हैं तो b², इसमें b क्या हो जाता है, ये 3 है ना, x का जो गुणनखंड होता है वो b हो जाता है। ठीक है, और a कौन हो जाता है, a हो जाएगा ये x² का जो गुणनखंड है। ठीक है, तो b² यानी 3 × 9 और -4ac, a का मान कितना है 5 और c का मान हो जाएगा ये। ठीक है, 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 5 × 20। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, 9 में से 20 घटेगा तो -11 हो जाएगा। तो ये 0 से क्या है, कम हो गया, 0 से कम हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, है ना, वास्तविक मूल्य नहीं है, ये काल्पनिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABC अनुपात में दिया हुआ है 2, 3, 4 तो 1/a अनुपात 1/b और अनुपात 1/c का मान क्या होगा। तो देखिए 1/a बोला तो a का मान यहाँ दिया हुआ है 2। ठीक है, तो वो बैठा देना है डायरेक्ट, यहाँ a का मान 2 दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 3 और c का मान दिया हुआ है कितना, 4। ठीक है, अब इसको पूछा कि इसका मान क्या होगा, तो इसको सीधा कर दीजिए, है ना, इसको सीधा करके लिखा है, सीधा करिएगा तो कैसे हो जाएगा, इसका नीचे का जो एलसीएम लेके तीनों में गुना करिए, नीचे का एलसीएम कितना का 12 इसमें सब में गुना करिए, जैसे यहाँ 12 गुना कर देंगे, सब में 12 गुना करिए तो यहाँ क्या होगा 2 छक 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिया 12, तो 6, 4, 3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 42, 38, 34 ... +6 का योग क्या होगा। अब ये क्या हो रहा है, देखिए 42 में यहाँ 38 हो गया यानी कि -4 हुआ है। ठीक, फिर 38 से 34 हो गया यानी कि फिर -4 हुआ यानी कि घटते जा रहा है। तो जो अंतर होता है ना वो डिफरेंस कहलाता है ना, डी का मान ये है और ये हो रहा क्या, जब सेम चीज़ें जैसे कि सेम अंतराल पर घटते जाए या तो बढ़ते जाए सेम अंतराल पर, तो वो क्या कहलाता है, तो वो समांतर है ना, समांतर श्रेणी में आता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में ये इसमें एक क्या है, तो पहला पद जो होता है ए कहलाता है ना 42 और डिफरेंस डी होता है ये जो कि अंतर है, और लास्ट जो होता है एनवा पद होता है टी एन, है ना, एनवा पद जो लास्ट एनवा पद है ना कि ये लास्ट वाला पद है तो ये है 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बोल रहा है क्या, ये इसका योग यानी टोटल योग, तो समांतर श्रेणी में टोटल योग का सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, n का मान निकालना है और a का तो दिया हुआ है और d दिया हुआ है, यानी कि मेन चीज़ें क्या, n का मान निकालना है। ठीक है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, तो nवां पद दिया हुआ है क्या 6 है ना, टी ये वाला फॉर्मूला है, nवां पद बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद यानी कि Tn एक फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है nवां पद, तो nवां पद यहाँ दिया हुआ है कितना 6 है ना, और a का मान दिया हुआ है 42 + n-1 यानी कि n का मान कितना 6, n-1 कितना हो जाएगा 5 है ना, और d का मान कितना दिया हुआ है, डिफरेंस कितना -4 है ना, -4 होते जा रहा है, -4 होते जा रहा है ना, तो यहाँ पर -4 गुना कर देंगे। ठीक है, n का मान तो निकालना है ना, n का मान निकाल, nवां पद है ये है ना, n यहाँ पर n-1 होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, n-1 × d ये निकालना, n का मान तो निकालना है, ये n क्या है,
एनवा पद है ये, ठीक है, एनवा पद है, लेकिन एन यानी कि एन के मतलब टोटल ये संख्या कितनी है, एन वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो एन का मान निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 है यहाँ, तो 42 को इधर कर दीजिए तो -36 होगा, ठीक है। तो -36 हो जाएगा, बराबर में क्या करेंगे, ये 4 को इधर गुना करिए इसमें, ठीक है। तो -4n और फिर माइनस यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये n का मान निकालना है तो 4 को इधर करिए, तो 4 ये माइनस होगा, -36 पहले से, तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा, -4n बराबर -40, है ना। माइनस से माइनस कट हो गया और 4 से ये 40 कट जाएगा, कितना, 10 बार में। तो यानी n का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। n का मान 10 आ गया। अब n का मान 10 आया तो अब क्या है, वो वाला निकाल सकते हैं ना, n का मान 10 आ गया, ठीक है। a का मान आपको दिया हुआ है, पहला पद जो है 42 और डिफरेंस भी दिया हुआ है -4, है ना। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो एक फार्मूला शॉर्टकट वाला ये होता है, आप तो जो कुल पदों का योग आपको फार्मूला बताएं, एक शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, n/2, जो कुल पदों का योग होता है n/2 इंटू फर्स्ट पद, फर्स्ट क्या है 42 प्लस लास्ट पद, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट क्या है 6, ठीक है। और n का मान कितना है, 10 यहाँ लिख दीजिए, 2 से काटिए, 10 बार में, रुकिए 10/2 ऐसे रहने दीजिए, और गुना क्या है 42 6 48, ठीक है। अब इसको 2 से काटिए, 24 दूनी 48, अब आंसर क्या आ गया, 24 गुना 10 240, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें था n का मान निकालना, ठीक है। तो दोनों फार्मूला nवां पद जो फार्मूला वो याद रखना आपको। नेक्स्ट इज, भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या तो दाहिया किस राज्य में कहा जाता है। तो बेबर या दाहिया कहाँ कहा जाता है, मध्य प्रदेश में झूम की कृषि को बेबर या दाहिया कहा जाता है। देखिए, झूम की खेती को ही स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। तो झूम की कृषि को क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अब इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो झूम की खेती को कहाँ क्या कहा जाता है, एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, झूम की कृषि को, झूम की खेती को झूम कहा जाता है कहाँ, पूर्वोत्तर राज्यों में, है ना। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम ही कहा जाता है। अब बेवर या दहिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पोडू और पेंडा ये कहाँ कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है पोडू, झूम की कृषि को, झूमिंग कृषि को पोडू कहाँ कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी कहाँ कहा जाता है, पश्चिमी घाट, जो भारत का पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। और कोमान या तो पामा डाबी, कोमान या तो पामा डाबी ये उड़ीसा में कहा जाता है, ठीक है। वालरे और वाल्ट्रे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है आपको, जैसे कि अगर पूछे आपसे मेन चीज़ें, या झारखंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए याद रखना, झारखंड में क्या कहा जाता है इसे, तो कुरुबा कहा जाता है। झारखंड में झूम की खेती को कुरुबा कहा जाता है। और यूपी में क्या कहा जाता है, तो यूपी में भी बेवर या दाहिया ही कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अब कोयला से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है। नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ, तमिलनाडु में, है ना। नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में, तो तमिलनाडु में, ठीक है। कोयला होता कितने प्रकार का मालूम, तो कोयला 4 प्रकार के होता है ना। एंथ्रासाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, और लिग्नाइट कोयला होता है, और पिट कोयला होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखना है सबसे उच्च कोटि या तो उच्च किस्म या तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, ठीक है। इसमें क्या कार्बन की प्रतिशतता जो है बहुत ज़्यादा होती है, 90 से 95%, ठीक है। तो सबसे अधिक कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला भी पूछे तो आंसर क्या होगा, एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा, ठीक है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला पूछे तो लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है। सबसे कम कार्बन प्रतिशतता वाला भी कोयला लिग्नाइट कोयला हो गया, ठीक। भारत में किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा होता है, तो बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा होता है। बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। और एक क्वेश्चन आएगा कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला खनन क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है रानीगंज, ठीक है। और झारखंड का झरिया जो है ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान, है ना, GAP गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी,
तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है 1985 में हुआ था गंगा एक्शन प्लान। जब भी ईस्वी वाला प्रश्न है आपको बताए थे क्या कि आपको और भी अगर कोई 1985 जैसे आया यहाँ 1985 में और कोई घटना हो तो उसको रिलेट कर लेना, ताकि आपको याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ईस्वी वाले में कुछ चीज़ें करना है, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि दल बदल विरोधी कानून ये कब पारित हुआ था, ये ना यानी कि 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1985 में ही हुआ था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जो कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और उसमें क्या दल बदल है, दल बदल 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में ही जोड़ा गया था। ठीक, तो 2 प्रश्न हो गए यहाँ पर 1985 से। ठीक है, अब बात करते हैं 1985। अब 1885 में क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, 1986 में क्या हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था, 1986 में ही पारित हुआ था। ठीक है, अच्छा गंगा है यहाँ, तो गंगा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या याद रखना है, नमामि गंगे परियोजना योजना जो कब शुरू हुआ था, नमामि गंगे योजना ये शुरू हुआ था 2014 में। ठीक है, अच्छा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था, ये याद रखना है। ठीक है, 2008 में। अच्छा गंगा नदी जो है क्या है, गंगा नदी के बारे में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है, इसे याद रखना है 2525। ठीक है, अच्छा बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है ना, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, याद रखना है बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, और एक प्रश्न याद रखना है क्या, बिहार में कितने जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और एशिया का पहला पूछे या तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो पटना विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापना किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है, कांटे और चूसक ये किस वर्ग के जीवों का ये विशेष गुण है, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग समूह के जीवों का विशेष गुण क्या है, कांटे और उसमें चूसक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और रही बात क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो गीगेन वार ने किया था, गीगेन वार है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, गीगेन वार ने 1899 में किया था। ठीक है, ये सब प्रश्न क्या थोड़े से हार्ड प्रश्न में आता है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, रही बात क्या, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में पहले देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार जंतु जगत को आमतौर पर कितने 10 प्रमुख संघों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा है, जैसे कि पोरीफोरा, सिलेंट्रेटा या तो निडारिया। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, सिलेंट्रेटा या तो निडारिया कहा जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमेडोटा, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डिटा और कोर्डिटा। ठीक है, तो ये 10 संघों में जंतु जगत को विभाजित किया गया है। अब इसमें यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न आएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछे तो मोलस्का होगा आंसर। ठीक है, अब ऑर्थोपोडा में कौन कौन सा जीव आता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बिच्छू केंकड़ा ये किस संघ में आता है, तो देखिए कीट मकड़ियाँ, बिच्छू केंकड़ा, झींगा, सेंटीपीड ये सब ऑर्थोपोडा संघ में आता है। ठीक, ऑर्थोपोडा संघ में आता है। और घोंघा किस संघ में आएगा, तो घोंघा और सीप, स्क्विड, ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस और घोंघा ये ज़्यादा ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऑक्टोपस किस संघ में आता है, तो ये मोलस्का संघ में ये आता है। ठीक है, केंचुआ और जोंक ये किस में आएगा, एनेलिडा संघ में आएगा। केंचुआ और जोंक एनेलिडा संघ के जीव हैं। और जेलीफिश, कोरल और हाइड्रा, तो मेन इसमें हाइड्रा याद रखना है, निडारिया संघ का जीव है। हाइड्रा किस संघ का, तो ये निडारिया संघ में आता है हाइड्रा। अच्छा प्लेनोरिया, फेसिओला, टीनिया और सिस्टोसोम ये सब प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है ना। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं है ना। जैसे मोलस्का में आ गया क्या, घोंघा और ऑक्टोपस आ गया है ना, आपको बता चुके हैं। एनेलिडा में केंचुआ और जोंक। ठीक है, जेलीफिश, कोरल और हाइड्रा ये निडारिया संघ में आता है। और जैसे सिलेंट्रेटा या तो निडारिया कहा जाता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन कौन सा आएगा, प्लेनोरिया, फेसिओला, टीनिया और सिस्टोसोम ये सब प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ में आता है। ठीक, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी जानते होंगे ना
कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर में। तो आंसर कहाँ आ जाएगा, ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यह अभ्यारण्य जो है भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का ये 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है ये। ठीक, 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा ये बना हुआ है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, भागलपुर में। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। बात करते हैं कि गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव ये कब घोषित किया गया था, तो 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, और इसीलिए 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पूछे तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को और कौन सा दिवस है, तो विश्व शिक्षक दिवस का मनाया जाता है 5 अक्टूबर को ही, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये पटना में किया गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल विवाद देश बांध से संबंधित है, तो कृष्णा नदी जल विवाद ये श्रीशैलम बांध से संबंधित है। क्यों कि ये श्रीशैलम बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अगर ये जानते हैं कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, तो ये आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी से 2-3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। याद कैसे रखना है, तो याद ऐसे रखना है कि महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्ण भगवान थे। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है कि अब कभी क्या होगा, कुछ ना कुछ अगर रिलेट कर लेते हैं तो आप भूलते भी नहीं हैं और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो नागा अर्जुन यानी कि अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान थे, तो यानी नागा अर्जुन सागर बांध पूछेगा तो कृष्णा नदी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो अलमाटी इसको भी रिलेट कर लेना है। अलमाटी तो माटी कृष्ण भगवान है ना, बचपन में क्या माटी खाए थे है ना, तो उनकी माता बोलती, माता जो पकड़ ली थी तो माटी खाए थे कृष्ण भगवान, तो अलमाटी बांध वो भी कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण से दोनों रिलेटेड हो गया, कृष्ण भगवान से नागा अर्जुन और अलमाटी दोनों हो गया कृष्ण नदी पर। और श्रीशैलम भी पूछेगा तो श्री कृष्ण पर नदी पर है ये, श्रीशैलम भी कृष्ण नदी पर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कृष्णा नदी की लंबाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1400 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी के सहायक नदी पूछेगा, क्योंकि सहायक नदी बिहार के एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिए, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा और मालप्रभा ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाता है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न विकल्पों में से कीजिए। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, तो विशेष बल देने के लिए किया जाता है ना, वो शब्द कहलाता है निपात। ठीक है, वो क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे समझिए, ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। ठीक है, तो निपात जैसे कि उदाहरण से समझिए, जैसे कि अगर बोला जाता है ना कि अजीत सर ने ही मुझे मारा था, तो अजीत सर ने ही, तो ही यहाँ लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अजीत सर के अलावा किसी और ने नहीं मारा था, तो अजीत सर ने ही मारा था, तो जो ये विशेष बल दे रहा है ना तो वो निपात कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्रों को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है, कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 33%। ठीक है, 33% वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी वर्तमान में है कितना, तो 25.17% है, ये भी याद रखना है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो 25.17% वन है। अब 1952 जब भी आए तो आपको 4 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना है। क्या मालूम, लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, 1952 में हुआ था ना, राष्ट्रीय विकास परिषद कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी 1952 में ही हुआ था। ठीक है, आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था। ये सभी प्रश्न आपको तुरंत रिवीजन कर लेना है हमेशा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12,000 की धनराशि 4 महीने के लिए 720 रुपया सरल ब्याज मिला तो वार्षिक दर क्या है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन जो दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन
गुना दर, दर मान के चलते हैं R%, मूलधन गुना दर और गुना समय, समय कितना दिया हुआ 4, लेकिन यहाँ वार्षिक बोला तो 12 से भागा दीजिए, ये हो गया क्या ब्याज। अब ब्याज दिया हुआ कितना 720 रुपया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, आर का मान जो आएगा आंसर आ गया, ठीक है। परसेंट से 2 शून्य काट दीजिए, एक और ये गया, ठीक है। फिर 1 शून्य से ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी गया। 12 छक 72, ये कट गया 6 बार में, 4 तिया 12, ये कट गया। अब 3 इधर कर दीजिए, 6 तिया 18 हो गया। आर का मान कितना गया 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18%, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेंगल ए बी सी में यदि बी सी और ए बी बराबर है, तो मान के चलिए ये ट्रेंगल है, ठीक है। इसमें क्या बोला ए बी सी है ट्रेंगल, उसमें क्या बोला बी सी, यानी कि ये बी सी और ए बी ये दोनों बराबर है, ठीक। एंगल बी 70 डिग्री है, एंगल बी यानी यहाँ ये 70 डिग्री है, ठीक है। तो अब क्या बोला कि एंगल ए का मान क्या होगा, तो एंगल ए का मान यहाँ पूछा है। तो एक चीज़ यहाँ पर सिंपल ये क्वेश्चन बना दिया, क्या ये चीज़ देकर, है ना। बी सी और ए बी जब बराबर है तो देखिए किसी भी आधार पर, जैसे ये मान के चलिए आधार है, इस पर भुजा अगर दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इसका कोण भी बराबर होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण, यानी ए और सी बराबर होगा, ठीक है। तो जब बराबर होगा ना, तो एक 70 यहाँ दे चुका है, ठीक है, 70 यहाँ दे दिया बी, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, यहाँ 70 है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा इधर, ये दोनों मिला के 110 होगा, ठीक है। तीनों मिला के 180 होगा, तो ये दोनों मिला के 110 है, और दोनों ये क्या बराबर है, ए सी क्या बराबर है आपस में, तो ये क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा, 55-55 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 55 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीना अपने वेतन का 12.5% बचाती है और 35,000 खर्च करने के बाद उसका वेतन क्या है। तो बचाती है 12.5% और खर्च करती है कितना, इतना। तो बचाती ये है ना, खर्च दिया है रुपया में, तो इसका भी खर्च निकालिए। तो 12% का मान कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है। तो इतना बचाती है, खर्च बचाने के बाद ये खर्च कितना करती है, जैसे 1/8 बचाती है, तो शेष जो होगा वो खर्च करेगी। तो शेष इसका निकालेंगे क्या होगा, 8 में से घटा दीजिए, यानी कि 7/8, ये इतना ये खर्च करती है। और रुपया में कितना खर्च करती है 35,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ एक का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा 7×5 = 35, और ये 8 इधर गुना करिए, 8×5 = 40,000, ठीक है, 40,000, यानी कि ये टोटल एक का मान क्या होगा टोटल, यानी कि इसका कितना वेतन हो गया 40,000, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 18 और द्रव्यमान 40, तो तत्व के नाभिक का प्रतीक क्या होगा। तो पहले तो ये जानते हैं क्या, परमाणु संख्या 18 किसका होता है, आर्गन का, ठीक है। तो आर्गन तो होगा, ठीक है, आर्गन होगा, तो इसका पूछा प्रतीक क्या होगा, तो आर्गन वाला देखेंगे और इसका प्रतीक देख लेंगे। देखिए प्रतीक में होता क्या, पहले ऑप्शन समझ, ऑप्शन देखिए कैसे कैसे दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है ऑप्शन आपका, ठीक। तो इसमें प्रतीक होता क्या है, इसमें ऐसे होता है ना, परमाणु संख्या जो होता है ये नीचे लिखाता है, उसके बाद वो तत्व का प्रतीक ये लिखाता है, उसके बाद यहाँ ऊपर में परमाणु भार लिखाता है ना, जो कि द्रव्यमान संख्या है, ठीक। तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जैसे ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला पहले 40 दे दिया, ये द्रव्यमान इधर दे दिया, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। या तो AG दिया हुआ ये गलत है, ठीक। तो ऐसे इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आर्गन की बात करें तो अच्छा, ये पहले ये समझिए कि द्रव्यमान, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे कि ये परमाणु संख्या दे दिया और द्रव्यमान दे दिया, और आपसे यहाँ से पूछ ले न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो क्या होगा आंसर, तो द्रव्यमान में से ये परमाणु संख्या घटा देंगे, ठीक है। द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे, 40 में 18 जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान कहलाता है, ठीक, ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, ये आर्गन क्या है, तो ये नोबेल गैस है, ठीक है। आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं, या तो नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है। और पूछा जाता है आपसे कई बार क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है या तो अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस कौन कौन सा है ये याद रखना है। तो हीलियम है ना, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जेनोन है और रेडोन है, ठीक है। इसको याद ऐसे रखना है ना अगर करके 0 रन, तो ये 6 वो याद रहेगा। ये अक्रिय गैस है ना अगर का, है ना से हो जाएगा हीलियम, नियोन, अगर करके यानी आर्गन और क्रिप्टोन, और 0 रन यानी जेनोन और रेडोन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 26,
यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ बताए थे क्या, ऑर्थोपोडा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ये आपको बता चुके हैं पहले। और एक बार और चीज़ें क्या समझिए, जैसे जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह पूछे तो ऑर्थोपोडा हो गया। अगर पूछे जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा संघ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये मोलस्का संघ होता है। ठीक है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है मोलस्का होता है। ऑर्थोपोडा में क्या क्या आता है, तो कीड़े, मकड़ी, केकड़ा, झींगा, तिलचट्टा, ये सब ऑर्थोपोडा संघ में आता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ में आता है ना। तो ऑर्थोपोडा से एक क्वेश्चन आता है कि तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग क्या है। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए याद रखना है। तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो होता क्या, मालपिघियन नलिकाएं हैं। मालपिघियन नलिकाएं, ये यहाँ पर लिखा हुआ मालपिघियन का, यहाँ पर है ना मेलपिघियन नलिकाएं ये। ठीक है, उत्सर्जन क्रिया जो होती है मालपिघियन नलिकाएं से होती है। देखिए तिलचट्टा का पूछा, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ऑर्थोपोडा संघ में जो जीव आता है जैसे कीड़े, मकड़ी, केकड़ा, झींगा, ये सभी का उत्सर्जन अंग जो होता है, यानी कि ऑर्थोपोडा का उत्सर्जन अंग ये मालपिघियन नलिकाएं होता है ना, मेलपिघियन, ये याद रखना है। तिलचट्टा से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है इसको। ठीक है, एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए ऑर्थोपोडा की बात करें तो पहले एनेलिडा और ऑर्थोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम के एक ही समूह में रखा जाता था। ठीक है, किंतु बाद में 1845 में केटी वॉन सिबोल्ड, किसने, केटी वॉन सिबोल्ड ने एनेलिडा को इस समूह से अलग कर उन्हें वर्म्स नाम दिया और शेष जंतुओं को ऑर्थोपोडा के नाम से है ना एक समूह में रखा। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, जलीय जीव में कुलोमों द्वारा और स्थल चर में प्राणियों में श्वसन नलियों द्वारा, श्वास नलियों द्वारा या फुफ्फुसों द्वारा होती है। और उत्सर्जन जो क्रिया होती है मेलपेगियन नलिकाओं द्वारा या तो हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। इस संघ के जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। ऑर्थोपोडा की बात हो रही। ठीक, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति ऑर्थोपोडा का ही है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि रक्त वाहिकाएँ अनुपस्थित होती है इसमें, और इनका शरीर द्विपार्श्विक सममित खंडयुक्त त्रिस्तरीय होता है। और इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और देख लेते हैं। जैसे ऑर्थोपोडा के बारे में बता दिए थे क्या, कीड़ा, मकड़ी, केकड़ा, झींगा, तिलचट्टा इसमें पाया जाता है। इकाइनोडर्मोटा में क्या आ जाएगा, समुद्री खीरे, समुद्री तारे है ना, जैसे समुद्री तारे और समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरे है ना, ये सब स्टारफिश बोले। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है, यानी कि समुद्री जीव जो होता है ना, समुद्री जलीय जीव, ये सब इकाइनोडर्मेटा में आता है। मोलस्का में बताए थे क्या, घोंघा, क्लेम, सीप, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का में आता है। और निमेडोटा में कौन आता है, गोलकृमि, बुचेरेरिया, ये सब निमेडोटा संघ में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोट से अलग करता है। तो ऑप्शन पहले क्या है, प्रोकैरियोट्स में छोटी रिक्तिका की उपस्थित, ये सही है। प्रोकैरियोटिक्स मतलब ये सही का मतलब क्या है, दोनों में ये चीज़ें अलग नहीं करता, ये दोनों में होगा, यानी प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, तो ये उसमें भी होगा। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, तो ये सही है। प्रोकैरियोट्स में ना जो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली रहता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, यही अलग बनाता है। बाकी कोशिका झिल्ली और प्रोकैरियोट्स में, कोशिका झिल्ली की प्रोकैरियोट्स में उपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होगा। केंद्रक झिल्ली मेन चीज़ें क्या याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में नहीं रहता है और यूकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये एक कोशिकीय जीव होता है जिनमें बैक्टीरिया और आर्किया शामिल होता है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये बहुकोशिकीय जीव होता है, जैसे पौधा, जानवर और कवक, ये सब यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो देखिए ये क्या है, CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल जब अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट
के साथ जब इसको उष्मा देते हैं तो ये क्या बनता है, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, यानी फिर समझिए क्या है कि एथेनॉल को जब अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ उष्मा देते हैं तो ये क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक ये अभिक्रिया किस उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। और ये फॉर्मूला आपसे यहाँ पर कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है ये CH3CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल है। ठीक, और ये क्या है, एसिटिक अम्ल है ना। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है, तो देखिए अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, ये गलत है। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपमार्जक एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में घुलकर सतह के तनाव को कम करता है, यानी कि पृष्ठ तनाव को ये कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा जिसको बोलते हैं, और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम क्या है। तो इसका जलीय घोल का पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम क्या होगा, तो सबका पीएच मान, जलीय घोल का पीएच मान पहले जानेंगे तभी इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो चार चीज़ें हैं ना, बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोवन सोडा और बुझा हुआ चूना, इसमें सबसे ज़्यादा जो पीएच मान होता है वो किसका होता है, तो इसमें बुझा हुआ चूना का सबसे ज़्यादा पीएच मान होता है कितना, 12.4 होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना। उसके बाद धोवन सोडा का पीएच मान होता है 11 और बेकिंग सोडा का पीएच मान हो जाएगा 8.1 और सेंधा नमक का हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग होता है। तो पूछा क्या, बढ़ने का सही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा बुझा हुआ चूना यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद है 11 वाला धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, सेंधा नमक। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, यानी कि आपको पीएच मान यहाँ पर क्या याद रखना चाहिए। ठीक है, पीएच मान आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए, ये सबका जो फॉर्मूला होता है ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें बुझा हुआ चूना का, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला आपको याद रखना है CaOH का होल 2 होता है। ठीक है, और धोवन सोडा का क्या होता है, धोवन सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये होता है Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, ये धोवन मतलब धोने वाला है तो इसमें पानी भी चाहिए है ना, 10H2O। ठीक है, धोवन सोडा का सूत्र हो गया। अब धोवन सोडा ये हो गया। बेकिंग सोडा का क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा भी इसे कहा जाता है। ये होता है NaHCO3। ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या मालूम कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग बाइकार्बोनेट। ठीक है, और धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, ऐसे रिलेट कर लेना। बेकिंग सोडा बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि दोनों एक जैसा है ना, धोवन सोडा जैसे सोडियम कार्बोनेट है और एक है क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कौन आएगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है NaHCO3 हो गया ये। ठीक है, और धोवन सोडा यानी कि धोने वाला है, पानी की जरूरत पड़ती है, ये वाला करना है ना, Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और सेंधा नमक का ये क्या है, साधारण नमक जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब रही बात क्या, अम्ल के बारे में आपको भी याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, तो सभी का अम्ल याद रखना है, पीएच मान कितना होता है ना। जैसे कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच मान ध्यान रखना है 2.2 होता है ना, कई बार काम आएगा मिलान करने में, या तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है ना, 5.6 से कम होता है ना अम्लीय वर्षा का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी 7 होता है, यानी उदासीन होता है। देखिए 7 से नीचे क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 उदासीन होता है, 7 से ऊपर जो है क्षारीय होता है। ठीक, तो सेंधा नमक का 7 पॉइंट समथिंग होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, 7.4। बेकिंग सोडा का 8.1, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है, 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 14 हो गया। धोवन सोडा का
धोबन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इसका होता है 11, और बुझा हुआ चूना का जलीय घोल का विलयन क्या होता है 12.4 होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पीएच मान का आविष्कार पूछे किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक ना। असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है, असमान गति। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं फिर क्लियर होगा। एक वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करेगा। तो देखिए, एक वस्तु जो है समान समय है और समान दूरी तय कर रहा है, यानी कि वेग भी वहाँ समान होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, असमान गति वाला। तो एक वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरियाँ करता है, असमान दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समान समय अगर रहेगा तो वेग अलग अलग रहेगा, तभी तो असमान दूरी तय करेगा ना। वेग जिसका ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, जो कम रहेगा वो कम दूरी तय करेगा। तो असमान दूरी तय होगा कब, जब वेग अलग अलग रहेगा ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यही असमान गति बोला, तो असमान गति वाला ये उदाहरण यही बी वाला सही है। ठीक है, गति की बात करें तो गति क्या होता है, गति का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, गति का दूरी बटा समय। गति के बारे में पूछे या तो चाल, दोनों सेम ही होता है। यानी कि गति का दूरी बटे समय या तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी कि गति का पूछे SI मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और या तो चाल का SI मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अम्ल करते हैं, तो आपको बता चुके हैं कई बार। अम्ल जिसे याद दिया ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है या लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपको याद आसानी से करने के लिए क्या बताए थे, अनिल, है ना। तो ये क्या करता है, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। यहाँ पर दिया हुआ है अम्ल नीला को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये आपको याद रखना है, अनिल। ठीक है, तो ये क्या है, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। फिर आपको क्या, क्षार में ठीक इसका उल्टा कर देना है। क्षार क्या होगा, लाल को नीला कर देगा। ठीक, सेम चीज़ें, इसको आसानी से मतलब सिर्फ अनिल को याद रखना है, बाकी उसका उल्टा हो जाएगा। क्षार में क्या होगा, लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो अनिल याद रखना, बस एक ही याद रखना है, बस बाकी आपका दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, अम्ल की बात करें तो देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मान लो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद हो गया खट्टा, और क्षार का स्वाद क्या हो जाता है, क्षार का स्वाद होता है कड़वा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अम्ल आपको मालूम ये कि 7 से नीचे जो होता है, जिसका pH मान 7 से नीचे वो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से ऊपर जो रहेगा वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, और 7 के बराबर जो रहेगा उदासीन कहलाएगा। ठीक है, pH मान का आविष्कार किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। और pH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अम्ल कौन सा स्रोत, जो प्राकृतिक स्रोत है, और कहाँ से अम्ल कौन सा प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एसिटिक अम्ल है ना किस में पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और चींटी के डंक में पूछे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है ना, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है, इसी को मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूध, खट्टा दूध या तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जैसे कि धावक जो है ना, एथलीट जो है दौड़ता है, तो उसके मांसपेशियों में जो थकान महसूस होती है वो किसके जमा हो जाने के कारण, लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण होता है। इमली में कौन सा, टोरेट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु भी पूछे तो वो भी आंसर हो जाएगा सोना। सोना का प्रतीक क्या होता है, AU होता है। एक बार क्वेश्चन क्या आया था मालूम, कि ओरम किसे कहा जाता है, किसका प्रतीक है, ओरम। ठीक है, तो याद रखना ओरम ये क्या है, ये सोना का ही प्रतीक है। ठीक है, सोना का प्रतीक है ये, सोना को ओरम से ही ये आया AU प्रतीक जो है ना। ठीक है, तो ये सोना, ये गोल्ड हो गया। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 79 होता है ना। सोना का परमाणु संख्या पूछे कितना होता है, 79 होता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे अपना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। लंबी तार जो है ना, पतली तार 2 किलोमीटर लंबी बनाया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में जो है ना, खींचने की जो क्षमता होती है, क्षमता की उसे क्या कहा जाता है, तन्यता कहलाता है ना। सबसे अधिक तन्य धातु जैसे सोना हो गया, तन्यता कहा जाता है। और धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में जो तैयार करते हैं, तो ये गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण ही धातुओं को हम अपने अनुसार आकार दे पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा,
अगर यहाँ क्वेश्चन एक दो और याद रखना, क्या सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे तो कर्नाटक है ना। कर्नाटक का जो कोलार क्षेत्र है ये सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार में सर्वाधिक सोना उत्पादक यानी सोने का भंडार कहाँ मिला है, तो जमुई जिला में मिला है ना, जमुई डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश और जबकि जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखलाएँ होते हैं, तो कार्बन श्रृंखलाएँ होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए वनस्पति तेल में कैसी होती है, असंतृप्त होता है या तो संतृप्त होता है, या तो जंतु वसा में कैसा होता है, संतृप्त या तो असंतृप्त, ठीक है। तो देखिए वनस्पति तेल में कैसा होता है ये आपको बताना है, और जंतु वसा में देखिए वसा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, ठीक है। तो संतृप्त वसा को अस्वस्थ वसा माना जाता है, यानी कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना। अस्वस्थ वसा माना जाता है यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है संतृप्त वसा, जबकि असंतृप्त वसा जो है स्वस्थ वसा माना जाता है, यानी कि असंतृप्त जो होता है ये फायदेमंद होता है शरीर के लिए, ठीक है। अब संतृप्त वसा जो होता है पशु उत्पादों जैसे कि मांस और डेयरी में और कुछ उष्णकटिबंधीय तेलों जैसे कि नारियल और ताड़ के तेल में भी पाया जाता है, ठीक है। और असंतृप्त वसा जो है असंतृप्त वसा वो मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड वसा होती है जो वनस्पति तेलों में और नट्स और मछली में पाई जाती है। तो वनस्पति तेलों में क्या पाया जाता है, असंतृप्त वसा। तो यहाँ वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी है असंतृप्त, ठीक है। और जो जंतु वसा है, जैसे आपको बताया था क्या, जो पशु उत्पाद है जैसे जंतु वसा है, मांस डेयरी है ना, मुर्गा मछली जो भी है, मछली नहीं, मछली में क्या है, ये तो मछली में पाई जाएगी वो असंतृप्त वसा, ठीक है। तो जो मांस है पशु उत्पादक है जैसे मांस डेयरी और कुछ उष्णकटिबंधीय तेल जैसे नारियल और ताड़ के तेल में संतृप्त वसा पाया जाता है। तो जंतु वसा में क्या आ गया, संतृप्त वसा, यानी कि वनस्पति तेल हो गया असंतृप्त, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पहला असंतृप्त और दूसरा में क्या आएगा संतृप्त, असंतृप्त और संतृप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस एक चीज़ आपको रट लेना है ताकि आपको आसान होगा और क्लियर होगा इसको याद रखने में। क्या, वनस्पति तेल जो है इसमें असंतृप्त वसा होता है, ठीक है। असंतृप्त वसा किसमें, वनस्पति तेलों में, और नट्स और मछलियों में असंतृप्त वसा पाई जाती है, और जंतु वसा में क्या हो जाता है, संतृप्त वसा, ठीक है। अच्छा, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कथन है, ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सही है। और निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए निर्भय जो है एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्या है, तो ये निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, तो यानी ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ब्रह्मोस की बात करें तो यहाँ से और भी प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस देश का संयुक्त मिशन है, मिसाइल है, तो ये भारत और रूस का है ना, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का है, इसका नाम कैसे रखा गया ब्रह्मोस मालूम, तो भारत का गंगा नदी सॉरी ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, भारत का जो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का है मोस्कवा नदी, रूस का मोस्कवा नदी और भारत का जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों के नाम को मिलाकर क्या रखा गया, ब्रह्मोस इसका नाम है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी होती है, 290 किलोमीटर होता है, ठीक है। और इसकी गति होता है 2.8 मैक होता है, ठीक है, 2.1 मैक, यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निसार क्या है, ये भी प्रश्न आपसे अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो निसार क्या है, तो ये है निसार, NISAR, निसार ये क्या है, तो देखिए निसार है ये नासा और इसरो, ये दोनों का संयुक्त मिशन है, ये नासा और इसरो का। तो ये इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, किसके द्वारा, तो नासा और इसरो द्वारा, ठीक है। नासा कहाँ का है, तो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसरो जो है ये भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का करंट अफेयर में याद रखना क्या, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन है, ठीक है, वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये घोषित कब किस तिथि को किया है, तो उस तिथि को किया है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। तो कब किया था, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो यही 23 अगस्त से ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चंद्रयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इसलिए यहाँ से आपको प्रश्न याद रखना है। देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो थोड़ा सा हार्ड प्रश्न में जाएगा तो चंद्रयान 1, 2 सभी याद रखना आपको। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था वो याद रखना आपको, क्योंकि मालूम चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था ना, तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ ना, तो इसलिए और सफलतापूर्वक लैंडिंग भी हुआ, इसलिए तीनों आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आपसे मिस ना हो। चंद्रयान प्रथम जो है ये लॉन्च हुआ था कब, 22 अक्टूबर 2008 को, यानी कि 2008 मोटा मोटी याद रखना है। चंद्रयान 2 की बात करें तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये भी 22 तारीख को ही हुआ था, लेकिन ये जुलाई में हुआ था, 22 जुलाई 2019 में हुआ था, ठीक है। और चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ 2008 में, और चंद्रयान 2 ये लॉन्च हुआ 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 क्या हुआ, सफलतापूर्वक ये लैंड भी कर गया था, और कहाँ, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया था। कब, तो आपको बताए थे 23 अगस्त 2023 को, जो कि है ना 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ें याद रखना क्या, चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया था LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। अच्छा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली जगह का नाम क्या रखा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये चंद्रयान 3 ये कहाँ से लॉन्च किया गया था मालूम, तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं क्या मालूम, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये सभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है, याद रखने में आसानी होगा। और मंगलयान को भी जोड़ लीजिए इसी में, ठीक है। मंगलयान प्रथम पूछेगा कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सबका आंसर कहाँ लगा देना है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। कौन, सब चीज़ें यानी मंगलयान प्रथम, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये सब वहीं से लॉन्च किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया था, तो अमेरिका की टीम ने बिहार का दौरा किया था। अमेरिका की राजधानी कहाँ, वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर है, और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट है, 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है, तो भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति ये कहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है, ये क्वेश्चन इसका आंसर बताना है आपको। तो ये कहाँ पर हुआ है, एक ऑप्शन क्या है, ये ग्रेटर काजीरंगा, ये काजीरंगा में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये काजीरंगा में हुआ था, तो ये याद रखना है आपको कि भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति जो है 75 वर्ष के बाद ये ग्रेटर काजीरंगा में हुआ था। अब काजीरंगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों मालूम, कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मालूम, तो यही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, असम में है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है। असम से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है जो आपको बार बार बताते भी रहते हैं, ठीक है। तो जो आप रेगुलर बने रहेंगे सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण जो है बता देंगे, ठीक है। जैसे कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। बिहू नृत्य कहाँ का, असम में है। और असम की बात करें तो सबसे पहला जो तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो असम के डिगबोई में हुआ था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें, जैसे कि सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कौन सा है, माजुली, ये कहाँ है, तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। सबसे छोटा नदी द्वीप पूछे तो वो भी है उमानंदा, वो भी कहाँ, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड
BAPL ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस को दिया था। ठीक है, फिलीपींस से एक चीज़ याद रखना, क्या पहले तो फिलीपींस की राजधानी याद रखना मनीला। देखिए राजधानी और मुद्रा ये जब भी मौका मिले आपको याद करना है, क्योंकि बिहार के एग्जाम में निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा का नाम है पेसो। फिलीपींस की मुद्रा पूछे तो क्या है? पेसो। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस में ही है ना, फिलीपींस के लोस बानोस में है। ठीक है, ये याद रखना है। ब्रह्मोस यहाँ आया तो तुरंत आपको दिमाग में आ गया, भाई पीछे क्या पढ़े थे? ब्रह्मोस जो मिसाइल है किसका है? तो भारत और रूस का संयुक्त ये मिशन है, मिसाइल है। ठीक है, और ये ब्रह्मोस जो नाम कैसे आया? तो भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का मस्कोवा नदी के नाम पर आया था। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गया नहीं, सुल्तानगंज में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सुल्तानगंज में मिला था। ठीक है, तो बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति ये कहाँ मिला था? तो सुल्तानगंज में मिला था 1861 में, है ना। ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान सुल्तानगंज में ये मिला था। वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है ना। ये जो अभी कहाँ है? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। लेकिन ये बांका के जो सांसद हैं गिरधारी यादव जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को भारत लाने की मांग किया है। किसने? तो बांका के सांसद गिरधारी यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में ये साक्षरता दर पूछा है टोटल, है ना। तो ये है 61.80% है ना, 61.80% साक्षरता दर है। लेकिन अगर पुरुष का पूछे केवल, है ना, मेल का तो 71.2% है। ठीक है, और फीमेल का पूछे, है ना, महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास है। ठीक है, रोहतास से याद रखना, क्या मालूम? सर्वाधिक साक्षर जिला पूछे तो रोहतास आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला पूछे तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। और सर्वाधिक महिला साक्षर जिला पूछे, सर्वाधिक महिला भी पूछे ना, सबसे ज़्यादा साक्षर महिला या पुरुष दोनों पूछे तो आंसर क्या होगा? रोहतास ही होगा। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए, सर्वाधिक साक्षर जिला पूछे तो रोहतास हो जाएगा, और महिला और पुरुष में भी सर्वाधिक पूछे तो रोहतास हो जाएगा। हालांकि न्यूनतम पुरुष साक्षर वाला जिला पूछे तो पूर्णिया, और न्यूनतम महिला साक्षर वाला जिला पूछे तो सहरसा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? तटीय मैदान का भाग कौन नहीं है? तो देखिए, कोंकण की बात करें तो ये तटीय है। जैसे कि अगर भारत का मैप देखें तो ये कोंकण तट इधर है। ठीक है, कोरोमंडल तट इधर है ना, पूर्वी साइड में, और मालाबार तट इधर है। ठीक है, तो ये तटीय भाग हो गया। तो ऑप्शन डी बच गया, ये तटीय भाग नहीं है। ठीक है, तराई प्रदेश क्या? घने वनों का एक प्रदेश है, एवं यहाँ पर क्या होता है? जैव विविधता का विशाल भंडार है, और यहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी होती है तराई क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट है पेरियार बाघ अभ्यारण्य। पेरियार जब भी आए तो केरल आंसर हो जाएगा। पेरियार बाघ अभ्यारण्य पूछे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछे, पेरियार नदी परियोजना पूछे, कुछ भी पूछे पेरियार, तो ये केरल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अब बात करें बाघ अभ्यारण्य की ही। अच्छा, केरल की अगर बात कर लेते, केरल से बहुत प्रश्न आता है। क्या क्या आता है मालूम? जैसे कि केरल की बात करें तो सर्वाधिक थोरियम का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल होगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। सर्वाधिक रबर का उत्पादक राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। और मोहिनी अट्टम और एक कौन सा है? मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, सभी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये सब महत्वपूर्ण है। बात करते हैं क्या, तमिलनाडु से बात कर लेते हैं। तो अन्नामलाई है ना, अन्नामलाई बाघ टाइगर रिजर्व जो है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु के है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 यानी कि बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए इसको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ? तमिलनाडु में है। कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर, नागरहोल और BRT और भद्रा बाघ अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में कौन सा? मेलघाट, सह्याद्री, बोर
बाघ अभ्यारण्य ये सब महाराष्ट्र में है, ठीक है। लावनी और तमाशा नृत्य कहाँ का, महाराष्ट्र का, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। इंस्टेंट मैसेजिंग तुरंत मैसेज करने के लिए गूगल टॉक का प्रयुक्त होता है, गूगल हैंग आउट्स का होता है, फेसबुक मैसेंजर का तुरंत मैसेज के लिए होता है, वर्डप्रेस इसका नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। गूगल की बात करें तो इसका गूगल के संस्थापक कौन है, लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है, ठीक है, गूगल का संस्थापक। और फेसबुक का संस्थापक मालूम है कौन है, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है, काला जार बीमारी बीमारी का रोगाणु है। तो काला जार बीमारी का रोगाणु क्या है, तो वो है लिस्मेनिया, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए काला जार की बात करें, काला जार बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। किसके कारण, तो लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा आया दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। दो चार प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे रक्त का निर्माण पूछे कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है। तो वही अस्थि मज्जा को ही ये प्रभावित कर देता है। और इस रोग का वाहक कौन है, तो बालू मक्खी है, ठीक है। परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग जो है वो याद रखना है आपको। जैसे कि मलेरिया जो है किस परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। पायरिया जो होता है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। सोने की बीमारी ये ट्रिपेनेसोमा गेबियंस के कारण होता है। पेचिस रोग हो जाए ये एंटी अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण होता है, ठीक है। अच्छा एक बार क्या होता है मालूम, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये किसके कारण होता है, तो ये जो परजीवी जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन कौन सा मालूम, तो कौन कौन सा है, तो है काला जार, सोने की बीमारी है ना, जो यहाँ दिखा हुआ है सोने की बीमारी, काला जार पूछा गया था क्वेश्चन, और मलेरिया और पायरिया और पेचिस, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, आपको याद रहेगा। जैसे अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए काला जार किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। सोने की बीमारी किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, कसम पापा की, है ना, कसम पापा की, यानी कि काला जार, सोने की बीमारी और मलेरिया, और पापा की हो जाएगा पायरिया और पेचिस, ठीक है। पापा यानी पायरिया और पेचिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 5 रोग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रहेगा। कसम पापा की यानी काला जार, सोने की बीमारी और मलेरिया और पायरिया और पेचिस, ये रोग किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला ये रोग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समसूत्री विभाजन मदद करता है। तो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, है ना, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस ये मदद करता है। तो ये किस में मदद करता है, तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में ये समसूत्री विभाजन ये मदद करता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन की बात करें यहाँ पर, तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था, है ना। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा, वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया था। तो माइटोसिस नाम किसने दिया था, तो ये किसने, वाल्थेर फ्लेमिंग ने दिया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन 5 चरणों में बांटा गया है, अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस, है ना, और प्रोफेस यानी पूर्वावस्था, मेटाफेस यानी मध्यावस्था, और अनाफेस यानी कि पश्चावस्था, और टेलोफेस यानी कि अंत्य अवस्था। ये 5 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। एक बार फिर समझिए, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्य अवस्था, ठीक है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण है प्रकीर्णन जो हुआ था, किसकी खोज के लिए जाना जाता है, तो ये नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है ना, परमाणुवीय नाभिक की खोज के लिए ये जाना जाता है, ठीक ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की अति पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार करवाया, और इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणुओं के नाभिक की खोज किया था, ठीक है। एक बार ये भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि नाभिक की खोज के लिए
रदरफोर्ड ने किसका प्रयोग किया था? तो सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया और नाभिक की खोज के लिए इनको 1908 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो गोल्ड अस्टिन ने किया था, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड ने ही किया था, ठीक। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? तो ये जो खटबा है बिहार का, ये मान लो सूजनी बिहार का ये है ना। इससे तो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। अभी सूजनी अभी चर्चे में क्या मान लो, ये जो सूजनी 2025 में सूजनी कला में ही निर्मला देवी को, बिहार के मुजफ्फरपुर की है निर्मला देवी, इसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि 2025 में निर्मला देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो सूजनी कला में दिया गया है। और घुमाकर एक बार प्रश्न ऐसे भी आएगा कि सूजनी कला में बिहार के किसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया? निर्मला देवी को दिया गया है। निर्मला देवी कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की है ना, बिहार के मुजफ्फरपुर की, ये याद रखना है, ठीक है। और पटचित्र जो है ये बिहार का नहीं है। पटचित्र कहाँ का मालूम? ये पटचित्र उड़ीसा का चित्रकला, ये उड़ीसा का है। तो ये बिहार का नहीं पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। मधुबनी तो प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाना प्रश्न यही है ना। मधुबनी चित्रकला कहाँ का? बिहार का, ठीक है। तो खटबा, सूजनी और मधुबनी कला चित्रकला ये बिहार का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ इंग्लिश का प्रश्न है कि योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी योर्स जो है ये किसका उदाहरण है ना। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का है या तो डेफिनिट प्रोनाउन का, पॉजेसिव प्रोनाउन का, ये प्लूरल प्रोनाउन का। देखिए योर्स मतलब क्या होता है? तुम्हारा, है ना, जैसे कि अधिकार बताता है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन का ये उदाहरण है, पॉजेसिव प्रोनाउन का ये उदाहरण है। जैसे योर्स हो गया, ये पॉजेसिव का हो गया। जैसे आवर हो गया, माई हो गया, ये सब क्या पॉजेसिव प्रोनाउन का उदाहरण है, ठीक है। अब जैसे योर्स में ही देखिए, यू अगर पूछे क्या है तो यू होता है पर्सनल प्रोनाउन का, योर हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव का, और यानी पॉजिटिव प्रोनाउन का भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योर, ठीक है। और योर्स हो जाता है ये पॉजिटिव प्रोनाउन का ये उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से आपका पेपर 3 का टोटल अभी 50 प्रश्न ये समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में जो आखिरी का 50 क्वेश्चन यानी 100 तक समाप्त कर देंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।